हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू पाडले 11th ईस्ट कॉमर्स। मैं हूँ हीर शाह, आपकी बिजनेस स्टडीज की एजुकेटर। जैसे आपको पता है हमारे सारे चैप्टर्स तो हो ही चुके हैं। आपके साथ मैंने लास्ट क्लास में केस स्टडीज पहले ही सॉल्व की थी। आज वापस से आपके साथ केस स्टडीज ही लेकर आई हूँ। थोड़ी थोड़ी एट अ टाइम करेंगे, एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि एक साथ करने में कन्फ्यूजन भी बढ़ जाता है। थोड़े करेंगे, समझ कर करेंगे सब कुछ, ठीक है। चलो सबसे पहली केस स्टडी पे जल्दी से आ जाते हैं। क्या है सबसे पहला क्वेश्चन। अ फॉरेन कंपनी ज़ाइलो लिमिटेड वांट्स टू कलेक्ट मनी फ्रॉम द कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया। क्या करना है उन्हें? इंडिया के कैपिटल मार्केट से उन्हें फाइनेंस रेज करना है। द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी मिस्टर रॉबर्ट wants to issue a financial instrument which instead of being in dollars shall be denominated in rupees. rupees में होना चाहिए। One of the characteristics of this financial instrument is that it can be listed, cannot बोल रही थी, I'm so sorry about that. It can be listed in any Indian stock exchange. कोई भी Indian stock exchange में वो list हो सकता है। क्या कह रहे हैं? हमें आइडेंटिफाई करना ये कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। विच इज द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट? देखिए, फॉरेन कंपनी इंडिया में से फंड्स रेज करना चाहती है। ओके, वो भी उनका डिनोमिनेशन रुपीज में। अभी फॉरेन में अगर अब हमें याद हो उसमें कौन से थे? एडीआर, जीडीआर, आईडीआर। अभी अगर एक फॉरेन कंपनी इंडिया से करना चाहे तो हमारा आंसर कौन सा होगा? आईडीआर। द फुल फॉर्म इज इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। ओके, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स के थ्रू वो लोग जो फॉरेन कंपनी है इंडिया से फंड्स रेज कर सकते हैं। अगर इंडिया को कोई फॉरेन कंट्री से फंड्स रेज करने होते, मानो यूएस से, तो एडीआर हो जाता। बट यूएस को छोड़ के कोई और कंट्री से अगर इंडिया को फंड्स रेज करने होते तो वो हो जाता था जीडीआर। बट इन दिस केस इट इज अ फॉरेन कंपनी वांट्स टू रेज फंड्स फ्रॉम इंडिया, सो इसका आंसर होगा आईडीआर। एक बार आपको आईडीआर एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, सिर्फ आंसर नहीं दूंगी, थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, मानो ये एक फॉरेन कंपनी है अपनी। ओके, फॉरेन कंपनी के अपने कुछ शेयर्स है जो है डॉलर में। ओके, अब ये फॉरेन कंपनी को चाहिए कि इंडियन इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करें, इंडिया से उन्हें फंड्स रेज करने हैं। तो वो लोग क्या करेंगे? डिपॉजिटरी बैंक के पास आ जाएंगे। डिपॉजिटरी बैंक कहाँ की होगी? अपने कंट्री इंडिया की। डिपॉजिटरी बैंक को वो लोग अपने शेयर्स दे देंगे जो डॉलर में है। अभी डिपॉजिटरी बैंक जो है वो शेयर्स अपने पास रख देगी और उसकी जगह उन्हें क्या देगी? दे विल गिव देम डिपॉजिटरी रिसीट्स। और ये डिपॉजिटरी रिसीट्स जो है वो है रुपीज में। अब एक बार इन्हें ये डिपॉजिटरी रिसीट्स मिल जाते हैं, उसके बाद ये डिपॉजिटरी रिसीट्स जो है वो अभी कोई भी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो सकते हैं। ओके, क्या हो सकता है? लिस्टेड इन एनी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। ओके, कोई भी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में ये लिस्ट हो जाएंगे। फिर कोई भी नॉर्मल सिक्योरिटी की तरह जो इंडियन इन्वेस्टर्स है इसे बाय और सेल कर सकते हैं। ओके, कोई अलग चीज नहीं होगी इसके बाइंग और सेलिंग के लिए। ओके, इसका बाइंग एंड सेलिंग इज जस्ट लाइक एनी अदर सिक्योरिटी। ओके, वैसे ही होने वाला है, कोई इसमें अलग चीज नहीं होगी। फाइन, तो ये है हमारा आईडीआर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो। Pranav Udyog Limited is a company manufacturing electric devices. The company's financial manager, Mr. Dhruv, in order to fulfill the long-term financial need, क्या है उनकी long-term financial need? He wants to raise the cheapest source of finance. एक तो long-term financial need है, उसके लिए उसको सबसे cheapest चाहिए। long-term financial need के लिए हमारा जो long-term source of finance होना चाहिए, बराबर। अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए पैसे चाहिए तो हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस भी लॉन्ग टर्म का ही होना चाहिए। अब हमारे पास लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन से है? डिबेंचर्स है। डिबेंचर्स के बाद हमारे दोनों ही तरह के शेयर्स आ जाते हैं। फिर हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी इसी में आता है, कमर्शियल पेपर भी इसी में आ जाते हैं।
रिटेन्ड अर्निंग भी इसमें आता है। ये सारे हैं मेरे लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब क्या कह रहे हैं, सबसे चीपेस्ट चाहिए। भाई देखिए, सबसे चीपेस्ट तो यही होगा, इन सब में उसको कोई ना कोई इंटरेस्ट या तो डिविडेंड तो पे करना ही पड़ेगा। एक ये है जिसमें से कुछ भी नहीं पे करना पड़ेगा, अपने पॉकेट से अगर पैसे निकाले हो, उसमें किस बात का इंटरेस्ट यार, इट्स माई मनी, आई कैन यूज इट एज आई वॉन्ट टू यूज इट। ओके, अपने खुद के पैसे पे हम थोड़ी किसी को इंटरेस्ट देंगे, और देंगे तो किसे देंगे, अपने आप को। ओके, तो सबसे चीपेस्ट रिटेन्ड अर्निंग है। अगर ये क्वेश्चन में हमें सिर्फ आइडेंटिफाई पूछा है इसलिए हम सिर्फ नाम लिखेंगे, बट इफ दे वुड हैव आस्क्ड अस आइडेंटिफाई एंड देन राइट द फीचर्स, मेरिट्स पूछ सकते थे, डीमेरिट्स पूछ सकते थे, तो हम उस हिसाब से फिर इसको आगे और लिखेंगे। पर आइडेंटिफाई करने के बाद हमारे लिए काफी इजी हो जाता है, इसके मेरिट्स डीमेरिट्स जिसके भी हो लिख सकते हैं। अगर आइडेंटिफाई ही गलत किया हो, शेयर्स आइडेंटिफाई कर लिया होता तो हम उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स लिख कर आ जाते, तो हमारा पूरा आंसर गलत हो जाता था। ओके, सो वंस वी आइडेंटिफाई इट्स वेरी इजी फॉर अस टू राइट द होल आंसर। ठीक है, लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Shiva has set up in Faridabad unit to manufacture various type of home decorative item. He deals with various kinds of vases. I don't know if it is vases or vases. I'm so sorry for if I'm pronouncing it wrong. Chimes, figurines and other things that can beautify the houses. He now wishes to export products. Okay, he now wishes to export product. यहाँ पे her नहीं, sorry. His products to different countries and develop export worthiness. In context of above, briefly describe any one such agency that she can approach in this regard. किसके पास वो जा सकता है? Okay, to whom can he go to? किसके पास से, अगर एक्सपोर्ट के लिए अगर हम बात करें, हमें एक तो सबसे पहले तो सिर्फ दो ही एजेंसी पता है। ओके, एक है हमारी NSIC और एक है DIC, यही दो एजेंसी पता है। एक्सपोर्ट के लिए अगर बात करें, अगर हमें याद होगा एक्सपोर्ट के बारे में लिखा था NSIC में कि वो लोग जो सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के जो होते हैं उन्हें वो लोग एक्सपोर्ट में भी हेल्प करते हैं। ओके, सो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा NSIC। मुझे NSIC और DIC का फुल फॉर्म आपके पास से चाहिए। Write it in the comment section. I want to know if you remember or not. Okay, write it in the comment section. What is the full form of NSIC and DIC? I'm not going to tell it to you. Okay, you will tell me this time. अभी इसके ऑब्जेक्टिव्स अगर पूछे, ऑब्जेक्टिव्स के लिए हमें है ना 3 चीज याद रखनी है। ओके, टू प्रमोट, एड एंड फॉस्टर। ओके, ये 3 वर्ड्स याद रखने हैं ऑब्जेक्टिव्स के। टू प्रमोट, एड एंड फॉस्टर व्हाट? The needs of the small scale units. Okay, the small scale units होते हैं, उनके जो needs को प्रमोट करना, एड करना और फॉस्टर करना। ठीक है, 3 वर्ड्स याद रखने हैं। ये हो गया इसका ऑब्जेक्टिव। ओके, चलो। Mansi has set up an industrial unit in a village of Odisha to manufacture packets of chips. क्या किया है? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोला है। क्यों? चिप्स मैन्युफैक्चर कर ले। उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट मशीन में है 28,76,000। मशीन खरीदी है चिप्स मैन्युफैक्चर कर ले, तो उसके लिए उसने कितने इन्वेस्ट किए हैं मशीन खरीदने के लिए? 28,76,000। State the category in which her industrial unit will be placed as per MSME Development Act 2006. MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006 के अंडर उसका कौन सा आएगा? माइक्रो, स्मॉल या मीडियम? चलो, अगर आपको आंसर नहीं भी पता, एक चीज पता है ना हमें, हमारा सिलेबस जो है उसमें डिलीट सब हो चुका है, सिर्फ एक ही है स्मॉल स्केल यूनिट। तो हमारा आंसर कौन सा ही रहेगा? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, राइट? और तो कोई आ ही नहीं सकता इसमें आंसर। बट फिर भी देखिए, पहले एक बार आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर क्या है? इसका है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ओके, मैन्युफैक्चरिंग नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, इट्स कंप्लीटली फाइन इफ यू डोंट राइट मैन्युफैक्चरिंग, इवन इफ यू जस्ट राइट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इट इज कंप्लीटली ओके। अभी एमएसएमई एक्ट के अंडर क्या कहा है? अगर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, उसका इन्वेस्टमेंट जो है
प्लांट एंड मशीनरी में वो कितना होना चाहिए? 25 लाख से ज्यादा, बट 5 करोड़ से कम। वो ही चीज अगर वो सर्विस इंडस्ट्री होती तो उसके इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए थी? इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट 10 लाख से ज्यादा, बट 2 करोड़ से कम होनी चाहिए थी। ओके, ये 25 लाख से ज्यादा है और 5 करोड़ से कम है ना, तो ये कौन सी आ गई? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और ये मैन्युफैक्चर कर रही है। ओके, ये चीजें मैन्युफैक्चर कर रही है, सर्विस नहीं दे रही है। इसलिए मैंने इसमें क्या लिखा था आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए, दैट इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है, चलो। शिवी, a dropout from 10th standard, is forced by her mother to start working as help. Shivi agrees on condition to do only cooking in 2 to 3 houses. उसने कहा हाँ ठीक है चलो I'll help you, but मैं सिर्फ 2 से 3 घर पे ही कुकिंग करूंगी। One family turns out to be पंजाबी, एक गुजराती और दूसरी है राजस्थानी। वैसे इसका ना कोई मतलब नहीं है, सिर्फ टाइम पास के लिए आपको एक स्टोरी बनाई है। ओके, ये कुछ काम का नहीं था कि पंजाबी के घर पे गुजराती, उससे हमें क्या करना है। ओके, ये सिर्फ वैसे ही टाइम पास के लिए है। देखिए ये लोग ऐसे ही करते हैं, क्वेश्चन बढ़ाते जाते, जिसको हम देख के लगता है बाप रे इतना बड़ा क्वेश्चन। अरे बट आधी चीजें उसमें ऐसी दी होती है जो काम की नहीं होती है। ओके, शी कुक्ड देयर काइंड्स ऑफ फूड फॉर एन ईयर, and to everyone's surprise she expressed her desire to open up a small eating joint of her own. उसको खुद का एक रेस्टोरेंट छोटा सा खोलना है। All alone determined, she finally opens अपना खाना, a small eating joint with her savings, and it became a hot spot because of the fusion food platter being offered. Fusion food था ये तीनों के घर पे, जहाँ जहाँ वो काम कर रही थी उनका जो खाना है उसका मिक्स करके वो कुछ नया डिश बना रही थी। ओके, इसलिए काफी ज्यादा फेमस हो गया। पूछ रहे हैं, डू यू थिंक शिवी इज एन एंटरप्रेन्योर? गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या शिवी एक एंटरप्रेन्योर है या नहीं, हमें पूछ रहे हैं। ऑब्वियसली यस, शी इज एन एंटरप्रेन्योर। ऐसा क्यों? सबसे पहले तो हम एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग जानते हैं। किसका? एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग वंस ओन बिजनेस। अपना खुद का बिजनेस चालू करने जब हम करते हैं उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। और जो इंसान खुद का बिजनेस चालू कर रहा है उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर। तो इसने खुद का अपना बिजनेस शुरू किया या नहीं? यस, ऑब्वियसली शी डिड। उसने अपना खाना करके एक स्मॉल ईटिंग जॉइंट खोला है। ओके, सो वो अपना खुद का बिजनेस कर रही है, सो शी विल बी कॉल्ड एज एन एंटरप्रेन्योर। ओके, हम लोग इसके लिए क्या लिखेंगे? एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग one's own business, and entrepreneur is a person who starts the business. फिर हम लिखेंगे since Shivi started her own food joint, she will be called as an entrepreneur. ठीक है, इसका ये आंसर लिख देंगे, ज्यादा इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। हो गया, इजी था। चलो, Puma stores are network of retail shops owned and operated by Puma company. किसके, कौन ओन करता है इसे? Puma कंपनी के है। काफी सारे नेटवर्क ऑफ रिटेल। देखिए नेटवर्क ऑफ रिटेल शॉप की बात कर रहे हैं। हमें रिटेल शॉप एक तो सबसे पहले ना 2 ही पता है। ओके, हमारे सिलेबस के हिसाब से हमें सिर्फ 2 ही पता है। एक है डिपार्टमेंटल स्टोर और दूसरा है मल्टीपल शॉप्स या तो चेन स्टोर। ठीक है, सो बहुत सारे नेटवर्क है तो मुझे सबसे पहले तो पता है इट्स गोइंग टू बी दिस वन ओनली। ओके, बट और भी हम देख लेते हैं क्या क्या कह रहे हैं। These shops operate in different parts of country. देखिए अलग अलग पार्ट में है, काफी ही इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्यों? अपीयरेंस सेम है, इंटीरियर भी सेम है। ओके, गुड्स कौन इन्हें सप्लाई कर रहा है? हेड ऑफिस सप्लाई कर रहा है। पॉलिसीज कौन बना रहा है? हेड ऑफिस ही बना रहा है। इसका आंसर क्या होगा? ये लोग हमसे क्या पूछ रहे हैं? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिटेल स्टोर। ये कौन सी रिटेल स्टोर है? ये है चेन स्टोर या तो इसका दूसरा नाम है मल्टीपल शॉप।
क्योंकि हमें याद होगा कि चेन स्टोर ही थे जिसमें एक मैन्युफैक्चरर होता है, वो अपने काफ़ी सारे ऐसे रिटेल शॉप खोलता है। रिटेल शॉप खोलने के बाद उसके सबके इंटीरियर सेम, डिज़ाइन सेम, सारे जो प्रोडक्ट्स होंगे वो भी सेम और उन सब के प्राइस भी सेम। मैं आपको हमेशा 2 एग्जाम्पल देती हूँ, निरुला और बाटा का। वैसे पूमा भी क्या है, एक चेन स्टोर या तो मल्टीपल शॉप। ओके, इजी था, सिर्फ आइडेंटिफाई करने बोला इसलिए मैं सिर्फ नाम लिखूंगी। अगर इसमें और भी कुछ पूछे, अगर वो लोग हमसे पूछे इसके फीचर्स तो हम लिख देंगे फीचर्स इसके, या तो मेरिट्स या तो डीमेरिट्स भी पूछ सकते हैं। ओके, सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए कहा ना, इसलिए ये सिर्फ 1 मार्क का होगा। अगर उन्हें ये चीज ज्यादा मार्क के लिए पूछनी है तो आपको ये एक्स्ट्रा चीजें वो लोग पूछ सकते हैं 4 से 6 मार्क के लिए। Okay, they will put on something or the other, write the merits and demerits. So 6 मार्क का हो गया। Okay, so the answer is multiple shop या तो chain store. लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं फटाफट से एंड वी आर डन फॉर द डे। ओके, क्या है क्वेश्चन? हरमीत सिंह owns a large scale retail outlet in चंडीगढ़. He deals in various kind of product in his shop, जैसे कि फुटवेयर, कॉस्मेटिक्स, स्टेशनरी, ग्रोसरी, काफी सारे हैं। He sells them in different divisions. काफी सारे डिविजन है उसके शॉप में। ये लोग कह रहे हैं आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिटेल आउटलेट बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द अबाव लाइंस, स्टेट एनी 3 फीचर्स ऑफ दैट आउटलेट। कौन सा होगा? डिविजन है, डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, डिपार्टमेंट बनाए हैं, तो ये कौन सा होगा हमारा? डिपार्टमेंटल स्टोर। ओके, इसका आंसर है डिपार्टमेंटल स्टोर। यहाँ पे हमसे उसके फीचर्स पूछे हैं, तो फीचर्स में हम लोग क्या लिख सकते हैं? वाइड चॉइस मिलती है, हम उसके लोकेशन की भी बात कर सकते हैं। उसके बाद यू गेट एवरीथिंग अंडर वन रूफ। ओके, एवरीथिंग अंडर वन रूफ, ठीक है। और भी काफी सारे फीचर्स है, आप कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ जैसे एज आई टोल्ड यू, फीचर्स की जगह हमें मेरिट्स और डीमेरिट्स भी पूछ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन वो करेंगे। बट सही, सबसे पहले ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज होती है आइडेंटिफाई करना। एक बार हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं वो लोग क्या पूछ रहे हैं, फिर हमें उसके फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स कुछ भी पूछ ले, हम इजीली वो लिख पाते हैं। ओके, ऐसे ही और केस स्टडी क्वेश्चंस मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में करूंगी। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच एवरीवन।